Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, from today I am starting some important topics of a series of some important topics of पॉलिटी ऑल्सो। लेकिन इस क्लास को लेकर आप जरा भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि इससे हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो डिस्टर्ब होगी। नहीं, हिस्ट्री की क्लासेस एज इट इज चलती रहेगी और हिस्ट्री की क्लासेस उतने ही विस्तार से उतनी ही डिटेल में चलती रहेगी। वो आपके मेन के लिए, जीएस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, सब्जेक्टिव के लिए भी, ठीक है, वो क्लासेस हमारी रहेगी। इतिहास की जो है, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, आगे वर्ल्ड हिस्ट्री होगी, सब कुछ चलेगा उसमें। इवन आपको बाद में मैं आर्ट एंड कल्चर भी लेकर आऊंगा जो हिस्ट्री से रिलेटेड ही होती है ज्यादातर, तो उसको आपको बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। इतिहास का सिलेबस भी बहुत वास्ट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या रैंडम टॉपिक्स होंगे उसे भी मैं बीच बीच में लाता रहूंगा। पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं लाता रहूंगा, लेकिन हिस्ट्री को लेकर जरा भी आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। उसी स्पीड से, जिस स्पीड से मैं करा रहा हूं इतिहास को, वही चलता रहेगा, ठीक है। तो चूंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि कुछ कुछ टॉपिक्स पॉलिटी की भी हो जाए, तो मैंने कहा ठीक है, चलिए उसको करा देते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ आपको जीएस के पर्पज से होगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब आइए, सबसे पहले आज हमें पहले लेक्चर में हमें समझना है कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और थोड़ा बहुत भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का किस तरह का है। डिटेल नहीं जाएंगे, आज हमारा बस एक बेसिक क्लास है। हाँ, तो बेसिक नॉलेज ही होगा पॉलिटी का, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे, इसका महत्व क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है। एडॉप्ट कर लिया गया था 1949 में, नवंबर में, ठीक है। तो वो तो सबको पता है, वो जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बाद में समझेंगे अभी, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका बेसिक हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। लेकिन सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, कहीं का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, किसी भी संस्था का कॉन्स्टिट्यूशन हर संस्था के लिए होता है, ठीक है। तो हम सपोज करें, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लीजिए कि एक सोसाइटी है, समाज है, एक सोसाइटी है, ठीक है। इस सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो रह रहे हैं, ठीक है। इस सोसाइटी में कुछ लोग हैं, ठीक है। अब यहां जो लोग रह रहे हैं, इनको किन किन चीजों की जरूरत होगी? इनको जरूरत होगी फूड की, मतलब खाने पीने की चीजों की जरूरत होगी। इनको जरूरत होगी शेल्टर की, शेल्टर यानी कि रहने की अच्छी व्यवस्था हो, ठीक है। इनको जरूरत होगी सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, ठीक है। ठीक है, इनको जरूरत और किन चीजों की हो सकती है? इनको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम देखें तो इनको जरूरत होगी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव को लेकर इन्हें सुरक्षा चाहिए, कोई भेदभाव ना हो। हाँ, और इक्वलिटी चाहिए, इनको समानता चाहिए, मतलब जो भी अधिकार सबके हैं, इनको समान रूप से सारी सुविधाएं इनको मिले, ठीक है। एक समानता का अधिकार होना चाहिए। आमतौर पे हम यही देखते हैं। एक हाइपोथेटिकल हमने ये कहानी बनाई है, हाइपोथेटिकल ये सोसाइटी है, ठीक है। अब ये करेंगे क्या? इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो क्या करेंगे? अपनी समस्याओं का समाधान ये कैसे करेंगे? तो कैसे कर सकते हैं? ये अपने पावर को डेलीगेट कर सकते हैं, ये पावर दे सकते हैं। हाँ, ये पावर किसे दे सकते हैं? या तो किसी इंडिविजुअल को दे सकते हैं, या ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को दे सकते हैं,
इन्होंने या तो एक इंडिविजुअल को दिया या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को दिया पावर, ठीक है। लेकिन क्या गारंटी है कि ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है या ये कोई इंडिविजुअल है, हाँ, इनका रिप्रेजेंटेटिव है ये, ठीक है, तो इनको अगर पावर दे दिया गया तो ये मनमानी नहीं करेगा, ठीक है। ये कई बार ऐसे डिसीजन ले सकता है क्योंकि आपने पावर डेलीगेट कर दिया है। तो जब तक ये अपने पद पे, ये एक इंडिविजुअल या ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बने हुए हैं, ये कई बार मनमानी भी कर देंगे क्योंकि आपने पावर तो दे दिया। इस स्थिति में क्या होगा, आपको ये जो व्यवस्था आपने बनाई है, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि यहां रहने वाले सारे लोगों की हितों की रक्षा हो, ठीक है ना। इनके जो भी इंटरेस्ट हैं, हाँ, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है, और इनके इंटरेस्ट की को प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है ना। एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा। तो यह सिस्टम कैसे डेवलप होगा, ठीक है, यह सिस्टम ऐसे डेवलप होगा कि इनको पावर तो दिया गया, लेकिन पावर के साथ साथ क्या किया जाएगा, इन पे कुछ अंकुश भी जरूरी है, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी जरूरी है। ये सोसाइटी तो इन्हें पावर देगी, हाँ, ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि ये सोसाइटी पावर इन्हें देगी और उस पावर में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होगा ताकि ये इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, ये अपनी मनमानी ना कर सके। इनकी जिम्मेदारी भी हो गई, इस सोसाइटी की जिम्मेदारी भी इनको दे दी गई और साथ साथ कुछ अंकुश भी लगा दिया गया, ठीक है। तो देखिए क्या किया जाएगा यहां पर, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, इनको क्या किया जाएगा, इनके लिए एक बुक बना दी जाएगी, बुक बना दी जाएगी। उस बुक में क्या होगा, देखिए इस तरह की एक बुक बना दी गई, ठीक है, ये बुक बनाई गई और इसमें क्या किया गया, रूल्स लिखे गए, हाँ, किस सोसाइटी को कैसे चलाना है लिखा गया। उसके बाद इन लोगों के पावर्स लिखे गए, पावर्स लिखे गए, ठीक है, और पहला रूल लिख दिया गया, दूसरा पावर्स लिख दिए गए। इस पावर को कैसे लिमिट किया जाएगा वो लिमिटेशन भी यहां पे लिख दिया गया, लिमिटेशंस भी लिख दिए गए, ठीक है। रूल्स पावर्स थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। और ये मान लीजिए कि ये बुक हो गई, ठीक है, ये बुक हो गया, ये बुक हो गया। इस बुक में क्या क्या लिखा गया, एक तो रूल्स लिख दिए गए, ठीक है, उसके बाद पावर्स लिख दिए गए, उसके बाद इस पावर को, जो पावर दिए गए हैं, लिखे गए हैं, उन पावर्स की लिमिटेशन भी लिख दी गई, ठीक है। लिमिटेशंस भी लिख दी गई, यानी कि अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये क्या करेंगे, इस किताब में जो रूल लिखे हुए हैं, यानी जो नियम कानून लिखे गए हैं, हाँ, उनके अनुसार चलना होगा। ये पावर जो लिखे गए हैं, ये पावर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो पावर्स हैं इनको दिए मिले हैं, हाँ, वो इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, एक दायरे के तहत। ये जो लिमिटेशंस है, हाँ, यही दायरा है इनका, यानी इस दायरे के तहत, एक दायरे के तहत ये पावर का इस्तेमाल करेंगे। एक लिमिटेशन होगा, उससे ज्यादा वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसका रीजन ये है ताकि मनमानी ना कर सके और इन इंडिविजुअल्स जो यहाँ पे जो कुछ लोग रह रहे हैं इस सोसाइटी में, उनके सभी हितों की रक्षा
हो सके। ठीक है, तो यही जो रूल तैयार किया गया, ये जो बुक है यही है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। सीधी सी बात है, अब आपके मन में क्या खाका बना? सीधी सी बात है कि संविधान है क्या बात है भाई? तो संविधान किसी संस्था का हो सकता है, किसी सोसाइटी का हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। ठीक है, तो एक सेट ऑफ रूल्स होता है। हाँ, एक रूल लिखा होगा उसमें, ठीक है, कुछ रूल्स लिखे होंगे उसमें, नियम कानून लिखे होंगे, हाँ, और पावर्स लिखे होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हाँ, उनके क्या पावर होंगे, जो उस संस्था की तरफ से या किसी सोसाइटी की तरफ से या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हाँ, डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उनको पावर बता दिया जाएगा और लिमिटेशन बता दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संस्था के लिए, जैसे आरबीआई है, बैंकिंग का भी है, बैंकिंग इंडस्ट्री का भी है, आप देखेंगे कि आरबीआई का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो संस्था का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो किसी भी सोसाइटी का, संस्था का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही हो गया, सीधा साधा साधारण भाषा में, कि एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कुछ लोग मिलके कुछ पावर डेलीगेट करते हैं, सौंपते हैं कि आप हमारे हितों की रक्षा कीजिएगा। हाँ, जब हमें आवश्यकता होगी, उस हित में खाना हो सकता है, शेल्टर हो सकता है, यानी रहने की व्यवस्था, सुरक्षा हो सकती है, हाँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को लेकर मामले हो सकते हैं, और समानता वाली बात हो सकती है। तो ये इंडिविजुअल जो है, हाँ, इनकी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ दिस पीपल्स, ये इंडिविजुअल डिसीजन लेंगे, लेकिन एक दायरे के तहत लेंगे। रूल्स होंगे, पावर्स होंगे, लेकिन उन पावर पे एक लिमिटेशन होगा। तो ये आपने समझ लिया साधारण भाषा में कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब हम देखेंगे, समझेंगे कि किसी कंट्री का संविधान क्या है। ठीक है, तो इसे मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। आइए अब कंट्री के, यानी नेशन, देश के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर हम कंट्री की बात करें, तो यहां भी वही बात लागू होती है। हमने अभी जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, तो कंट्री के लिए भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई? ये एक सेट ऑफ रूल्स, हाँ, है, एक सेट ऑफ रूल्स है, और इस रूल्स पे सेट ऑफ रूल्स एंड पावर्स अंडर सम लिमिटेशंस, मैंने बताया। ठीक है, अब ये बनाया गया एक सेट ऑफ रूल्स एंड पावर्स अंडर सम लिमिटेशंस। हाँ, ये सेट ऑफ रूल्स कहां होगा? एक बुक में होगा, अभी मैंने बताया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन यूज कौन करेगा? हाँ, ये यूज करेगी सरकार, जो उस देश की सरकार होगी। जैसे हमने कहा कि अब यूज्ड बाय, ये जो है यूज्ड बाय, जैसे हमने बताया कि किसी संस्था में, ठीक है, या सोसाइटी है, पावर को डेलीगेट कर दिया गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन यूज करेगा? इसमें जो पावर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ, कुछ या तो ये हम कहते हैं कि या तो कोई इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। आजकल अगर देखें तो एक गवर्नमेंट का हेड होगा और उसमें बहुत सारे लोग होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो लोग हैं यूज्ड बाय, ये जो लोग हैं, हमने जो बताया था कि इनको पावर डेलीगेट किया गया, यही क्या है? यही तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सरकार है।
जो सरकार चलाएगा वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाएगा। ठीक है, देश के संदर्भ में। ठीक वैसे ही जैसे मैंने सोसाइटी के संदर्भ में बताया, वैसे ही देश के संदर्भ में भी या किसी राष्ट्र के संदर्भ में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड पावर्स अंडर सम लिमिटेशंस। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा किस पे, ये जो लोग गवर्नमेंट में हैं, ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव को हमने बनाया है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन यूज होगा इनके द्वारा। किसके द्वारा, और ये हैं कौन? अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सरकारें हैं, किसी भी देश की सरकार हो। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, सुप्रीम, अगर हम देश के संदर्भ में देखें, लॉ ऑफ ए कंट्री। सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री का मतलब इसी के तहत, इसी कानून के द्वारा देश को चलाया जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया कि अब ये क्या करेंगे भाई, इनके कुछ राइट्स होंगे, कुछ अधिकार होंगे। हाँ, इन अधिकारों की रक्षा की बात इस कॉन्स्टिट्यूशन में होगी। ठीक है, इनके शेल्टर की बात होगी, हाँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी। हाँ, इन जो देश में जो इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ जो इंडिविजुअल्स हैं, समझ लीजिए ये कंट्री है और ये कंट्री है, मान लीजिए। ठीक है, तो ये कंट्री में जो इंडिविजुअल्स हैं, यहां पर भी क्या होगा, इनके राइट की बात होगी। जो सिटीजन्स हैं इस देश में रहने वाले, हाँ, इनके अधिकारों की बात होगी। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनके प्रोटेक्शन की बात होगी, यानी सिक्योरिटी की बात होगी। प्रोटेक्शन यानी सिक्योरिटी की बात होगी, इनके फूड की बात होगी। ठीक है, हाँ, तो ये सब चीजें यहां पे इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, जिनको सरकारें इस्तेमाल करेंगी, कानून बनाएंगी, जो भी करेगी। ठीक है, तो इस सेट ऑफ रूल्स के तहत ही ये कानून बनाएंगी और फिर उन कानूनों का इस्तेमाल ये देश में रहने वाले लोगों के लिए करेंगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए। देन इफ आई आस्क नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, देन व्हाट विल बी योर आंसर? कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड पावर अंडर सम लिमिटेशंस। ठीक है, देश के संदर्भ में भी या किसी संस्था के संदर्भ में भी हम यही बात कहेंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, अगर हम देश के संदर्भ में देखें तो यहां पर वहां पर 3 तरह की बातें होती हैं ज्यादातर देशों में। आजकल अगर देखा जाए तो क्या होता है, लेजिस्लेटिव होती है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव होगी तो वो कानून बनाएगी, विधायिका जिसको कहते हैं। जुडिशियरी होगी यानी न्यायपालिका होगी, उन कानूनों को इवेलुएट करेगी कि क्या ये कानून सही मायने में जनता के हित के लिए है कि नहीं है। ठीक है, अगर हित के लिए नहीं है तो नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है उसे, हाँ, यानी इनवैलिड कर सकती है। और तीसरा एग्जीक्यूटिव होता है, तीसरा पार्ट एग्जीक्यूटिव होता है, जो उन कानूनों को, जो लेजिस्लेटिव ने कानून बनाया है, उसे एनफोर्स करेगी। अब देखिए, ये गवर्नमेंट भी अलग अलग टाइप्स की होती है, इसको भी हम समझेंगे। इसको समझने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का और पॉलिटी का जो कॉन्सेप्ट होगा, हाँ, वो और क्लियर होगा, तो उसे हम समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स, सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। ठीक है, और इस सुप्रीम लॉ का इस्तेमाल कौन करेगा? सरकारें करेंगी। ठीक है ना, गवर्नमेंट करेगी, सरकारें करेंगी। ठीक है, अब सरकारें भी कई तरह की होगी। ठीक है, हमेशा जो लॉ होगा, सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री, तो सरकारें करेंगी। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, सरकार एक तो होती है, एक हो जाएगी मोनार्की। अब ये मोनार्की में आप
कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या वैसे उसकी बात आप नहीं कर सकते। ये जैसे पहले राजा महाराजा चलाते थे, आज ये व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। तो ये चूंकि समझने के लिए है, हाँ, तो इनको किसी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद अपने अनुसार रूल चलाएंगे। और इसमें अगर कोई मोनार्की में क्या होगा, एक किंग होगा, राजा होगा, फिर इस राजा का सन होगा या कोई और हो जाए, रिलेटिव हो जाए, और ऐसे ही ये चलते रहेगा, सरकार ऐसे चलती रहेगी। ठीक है। दूसरा होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो आजकल देखने में आता है, और रिपब्लिक में क्या है, हाँ, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, जो राज्य का मुखिया होगा वो चुना गया होगा लोगों के द्वारा। रिपब्लिक का मतलब ये होता है। अब देखिए यहां पे समझने वाली बात है, जैसे भारत रिपब्लिक है, ठीक है ना, अभी बहुत चीजों को आपको समझना है। इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट भारत का कौन है, राष्ट्रपति है। रिपब्लिक का मतलब इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। आप ये मत समझिएगा कि प्रधानमंत्री हेड ऑफ स्टेट है भारत का। भारत एक रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक दोनों है ये, ठीक है। तो यहां पर राष्ट्रपति जो है वो हेड ऑफ स्टेट है, अलग बात है, वो हम आगे समझेंगे कि पावर जो होती है वो सरकारों की या प्रधानमंत्री की ज्यादा होती है, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है जो कि भारत में है, यहां चुना गया प्रधानमंत्री है। और स्टेट का मतलब यहां कंट्री से है, राजनीति की भाषा में, हाँ, राज्य का मतलब भी देश ही होता है, ठीक है ना। तो यहां इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, भारत में कौन है अभी, रामनाथ कोविंद है, इसके पहले प्रणब मुखर्जी है थे, आगे कोई और आएगा, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक के बाद एक और है डेमोक्रेटिक, मैं यहीं पे लिख देता हूं डेमोक्रेटिक, इसलिए मैंने बताया डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक सरकार या डेमोक्रेसी। रिपब्लिक होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहां क्या होगा, यहां जनता वोट देगी अपने सरकार को चुनने के लिए, ठीक है। जनता वोट देगी अपने सरकार को चुनने के लिए। यहां जनता ने वोट, यहां भी जनता वोट देती है, कई बार यहां डायरेक्ट भी चुनाव होता है, मैं ये भी समझाऊंगा अभी। यहां भी जनता या जनता द्वारा चुना गया रिप्रेजेंटेटिव यहां वोट देता है हेड ऑफ स्टेट को चुनने के लिए। जैसे भारत में राष्ट्रपति को चुनने के लिए आम जनता नहीं जाती, हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, या फिर विधानसभाओं में हो, राज्य में विधानसभा होता है, अभी मैं बताऊंगा, तो वही चुन पाएंगे भारत में। दूसरे देशों में, अमेरिका जैसे देश में लोग भी देते हैं वोट राष्ट्रपति को चुनने के लिए, वहां की व्यवस्था थोड़ी अलग है, ठीक है। भारत में सरकार बनाने के लिए, जैसे मोदी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी की, तो लोगों ने वोट दिया जाकर। स्टेट में कहीं भी, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट दिया राज्य के चुनाव के लिए, ठीक है। तो भारत एक रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है, यानी सीधा सा मतलब है रिपब्लिक माने समझ लीजिए इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, जैसे राष्ट्रपति हैं हमारे यहां चुने गए हैं, भले वो इनडायरेक्ट चुने गए हो, ठीक है, हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें चुना हो। और डेमोक्रेटिक का मतलब सरकार बनाने के लिए जो लोग डायरेक्ट वोट करते हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जैसे कि इस बार मोदी की सरकार है, इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही थी, ठीक है, मतलब पहले 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार रही थी, हाँ, उसके पहले भी एक बार बहुत पहले भाजपा की सरकार रह चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारें रही हैं। तो डेमोक्रेसी भी है भारत में और रिपब्लिक भी है। इंडिया इसे अभी बताऊंगा ट्रिपल SDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत को कहा जाता है। तो कई जगह पे केवल रिपब्लिक है, कई जगह पे डेमोक्रेटिक है, और भारत में रिपब्लिक भी है, और भारत जो है रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यहां जनता जाती है खुद वोट करने, ठीक है, और यहां क्या होता है इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। देखिए यहां पर एक बात समझिएगा, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट का मतलब मैंने बताया कि जो राज्य का यानी कि कंट्री का मुखिया होगा। भारत में देश का मुखिया कौन है,
राष्ट्रपति है। कभी भी यहां भी कौन है? रामनाथ कोविंद। इसके पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो वो थे हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कभी भी प्रधानमंत्री नहीं होगा। अगर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या इसके पहले मनमोहन सिंह थे या बाद में कोई और होगा, ठीक है, तो वो कौन होगा? वो देश की सरकार जो होगी उसका मुखिया होगा। यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो देश की सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति जो यहां पर होता है, यहां की बात करें, भारत के संदर्भ में कह रहा हूं मैं, और यहां पे रिपब्लिक का मतलब भारत में राष्ट्रपति जो है वो हेड ऑफ स्टेट है और इलेक्टेड है, ठीक है। तो देश का मुखिया भारत के हिसाब से राष्ट्रपति, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री, ये समझना है। उसके बाद आपको नॉन डेमोक्रेटिक भी होगा, नॉन डेमोक्रेटिक, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक, तो नॉन डेमोक्रेटिक में जो शासन चलाएंगे कुछ ऑफिशियल्स चलाएंगे, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक में तो एक तरह का नॉन डेमोक्रेटिक जो है ऑफिशियल चलाएंगे, ये चुने हुए नहीं होंगे, यहां पे चुने हुए होंगे, ठीक है ना, चुने गए लोग होंगे। यहां पर कोई चुना गया नहीं होगा, ये खुद ब खुद सत्ता पे किसी वजह से सत्ता को हथिया लेंगे, हाँ, और कुछ कर लेंगे, काबिज हो जाएंगे सत्ता पे। एक तरह का ये डिक्टेटरशिप है, ठीक है। तो ये डिक्टेटरशिप है। तो देखिए इन दोनों केसेस में, मोनार्की और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। हमने सिर्फ यहां पे गवर्नमेंट की बात की है। तो इनके संदर्भ में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा नहीं चलेगा, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलाएंगे, ये कोई और इनके संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर इनके संदर्भ में और इनके संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने ये समझ लिया। अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितने तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री, ऑफ ए कंट्री, सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई? सुप्रीम लॉ क्या होगा? ये सुप्रीम लॉ में सेट ऑफ रूल्स होंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये किताब हो गई, ठीक है, ये किताब हो गई, ठीक है। यहां कुछ रूल्स लिखे गए, सेट ऑफ रूल्स। इसके बाद पावर्स लिखे गए, इसके बाद इन पावर्स के लिमिटेशंस लिखे गए। यही है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान, ठीक है। ये बुक हो गई, ठीक है। अब ये कितने तरह का होता है? तो देखिए, एक होगा रिटन, मेनली दो तरह का होता है, ठीक है, लेकिन इसके और भी टाइप्स है, इसे मैं समझाता हूं। रिटन, दूसरा होगा अनरिटन, तीसरा मैं लिखता हूं फ्लेक्सिबल, और चौथा मैं लिखता हूं रिजिड, रिजिड, ठीक है, रिजिड। अब देखिए रिटन, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया कि रिटन में एक तरह का किताब होगी और उस किताब में सेट ऑफ रूल्स को लिख दिया जाएगा, ठीक है। जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन, अब अनरिटन का मतलब ये मत समझिएगा कि अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिखित नहीं है, ऐसा नहीं। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है, हाँ, वो लिखा नहीं गया ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि लिखा नहीं गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही नियम को, कुछ नियम है, मान लीजिए कोई क्रिमिनल प्रोसीजर है, हाँ हाँ, और
उसके तहत किसी सजा का प्रावधान है तो एक लाइब्रेरी बना दिया गया, उसमें तमाम तरह की उससे रिलेटेड किताबें लिखी गई है, ठीक है ना। तो उन किताबों को एक जगह रखा हुआ है। उन किताबों में एक ही क्रिमिनल केस के लिए, एक ही टाइप के क्रिमिनल केस के लिए अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। तो ये क्या है, वो व्याख्या अलग अलग कर देंगी किताबें, तो लोग अपनी अपनी तरह से उसको इंटरप्रेट कर लेंगे, व्याख्या कर लेंगे। इसलिए अनरिटेन उतना जो होता है मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता, रिटेन जो होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। रिटेन का मतलब है कि सिंपल भाषा में समझिएगा, एक ही बुक में सारी बातों को लिख दिया गया। सरकार कैसे देश को चलाएगी या सरकार कैसे, जैसे भारत में भारत को चलाना है तो मोदी जी की सरकार है, वो कैसे देश को चलाएंगे वो संविधान में, भारत के संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही भारत के संविधान में ही राज्यों के लिए भी अलग व्यवस्था बनी हुई है, आगे हम समझेंगे उसको, ठीक है। तो अनरिटेन का मतलब, जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, अनरिटेन इसका मतलब ये नहीं कि लिखा नहीं है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से बातों को लिखा हुआ है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। अनरिटेन का मतलब अलग अलग किताबों में लिखा हुआ है, किसी भी चीज को लिखा ही हुआ है, और रिटेन में एक ही बुक में सारी बातों को लिख दिया गया, सारी बातों का समावेश कर दिया गया, ठीक है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, यानी कि इजीली अमेंडेबल, ठीक है। आप इसको कह दीजिए ना, ऐसे ही समझ लीजिए, इजीली अमेंडेबल, आसानी से संशोधित किया जाने वाला, ठीक है, जिसका संशोधन आसानी से हो सके, ठीक है ना, हमें दिक्कत ना हो। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला है, आसानी से संशोधित हो सके, उसमें बहुत सारे नियम कानून हो हैं जो संविधान में, उनका संशोधन आसानी से किया जा सके, फ्लेक्सिबल कहते हैं। जैसे ब्रिटेन की बात है, रिजिड, ठीक है, रिजिड की अगर हम बात करें तो रिजिड जो होता है, ये कहते हैं कि ये इसमें संशोधन आसानी से नहीं हो सकता, रिजिड में, ठीक है ना। तो चारों तरफ को, जैसे कि अमेरिका में आसानी से संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है, संशोधन हो तो सकता है, आसानी से नहीं हो सकता। रिटेन का मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक ही बुक में सारे नियम कानून, पावर्स और उन पावर्स के लिमिटेशंस को लिख दिया गया। अनरिटेन जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है ये, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब जहां संविधान को या संविधान के किसी प्रोविजन को, प्रावधान को आसानी से अमेंड किया जा सके, यानी उसमें संशोधन लाया जा सके, वो फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड जहां आसानी से संशोधन नहीं हो सकता, उसे हम रिजिड कहते हैं, जैसे अमेरिका का संविधान है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो कहा जाता है भारत का संविधान जो है वो पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि भारत के संविधान को के किसी प्रोविजन को अमेंड तो किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, कंप्लीटली चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए उसके किसी प्रोविजन में, किसी क्लॉज में कुछ चेंजेस लाके उसको कुछ नयापन दिया जा सकता है समय के अनुसार, ठीक है। समय में भी बदलाव होता है, टाइम में बदलाव होता है, कल्चर में बदलाव होता है, लैंग्वेज में बदलाव होता है, लोगों के खान पान में बदलाव होता है, तो समाज बदलता है, और समाज के बदलने के साथ साथ समाज में जब परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन के अनुसार संविधान में भी कई बार परिवर्तन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, रिटेन, अनरिटेन, फ्लेक्सिबल, रिजिड, ठीक है। अब हम देखेंगे भारत के संविधान को, ठीक है। अब भारत के संविधान को थोड़ा सा बस समझ लेंगे, बेसिक, बाकी तो एक वीडियो में तो खत्म होगा नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे, ठीक है। आइए तो अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की।
थोड़ा सा समझते हैं, बहुत बेसिक चीजें समझते हैं, क्योंकि एक वीडियो में ये होने वाला है नहीं। हाँ, ये लंबा चलेगा और धीरे धीरे हम अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन आज चूंकि बेसिक क्लास है तो बस आप एक फंडामेंटल्स को जान लीजिए इसके बस। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया यानी कि भारत का संविधान। अब देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो यहां धर्म अलग अलग है, रिलीजन जो है अलग अलग है, ठीक है। कास्ट भी है प्लस सब कास्ट भी है, ठीक है। लैंग्वेज अलग अलग है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो कल्चर में भी आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, वैरायटी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो यहां रिलीजन, धर्म अलग, भाषा अलग, संस्कृतियां अलग, हाँ, जाति व्यवस्था भी अलग अलग है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलेंगी रस्म रिवाजों में, खान पान में, हाँ, बोली में, लोकल लैंग्वेज, लैंग्वेज तो ही साथ साथ लोकल लैंग्वेज भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी विविधताएं दिखेंगी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सबको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करता है और इसीलिए कहा जाता है कि इसे बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है ताकि सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, हाँ, सभी जातियों का ख्याल रखा जा सके, ठीक है ना। इसलिए इसे बड़ी खूबसूरती से हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया है और इसीलिए कहा जाता है भारत में जो इस वजह से अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, कास्ट की वजह से कहा तो जाता है कि अनेकता है लेकिन विविधता है, ठीक है। लेकिन विविधता के बावजूद भी एकता देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अनेकता में एकता की बात कही जाती है भारत में, अनेकता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात अगर कही जाती है तो इसका बीज जो है, सीड जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि सारे धर्मों को, सारे जातियों को, हाँ, सारी भाषाओं को, हाँ, संस्कृतियों को जोड़ने की कोशिश, एक सूत्र में बांधने की कोशिश हमारे संविधान में की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे फीचर्स को देखते हैं। देखिए, अब समझिएगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका का भी लिखित है लेकिन उससे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि यहां पर लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डेमोक्रेटिक भी है प्लस रिपब्लिक भी है, ठीक है। डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। ये मैंने बताया क्या, डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातांत्रिक, लोग जाते हैं वोट देने के लिए।
रिपब्लिक का मतलब इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। भारत का इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन जब सरकार चुनी जाएगी वहां जाएंगे लोग डायरेक्ट वोट करने। यहां पर इनडायरेक्ट वोट होती है, हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो रिपब्लिक का मतलब इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, और इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट यहां पर भारत में कौन है? राष्ट्रपति है। यानी भारत में रिपब्लिक का मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है ना। भारत में रिपब्लिक का मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी कि निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है। और डेमोक्रेसी है यानी कि हम राज्यों के लिए सरकारों का चुनाव करते हैं या देश के लिए सरकारों का चुनाव करते हैं, देश के लिए सरकार का चुनाव करते हैं, तो हम खुद डायरेक्ट जाते हैं वोटिंग करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि डायरेक्ट जाएंगे वोटिंग करने के लिए और सरकार चुनेंगे हम। तो राष्ट्रपति देश का मुखिया, और ये मत समझिएगा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री देश का मुखिया है। प्रधानमंत्री देश का मुखिया नहीं है, राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो इस देश के लिए सरकार का मुखिया होगा। वैसे ही राज्यों में अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री उस सरकार का मुखिया होगा, जबकि उस राज्य का जो प्रमुख होगा वो प्रमुख राज्यपाल होगा, ठीक है। तो इसको समझिएगा। हमने कहा कि डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक भी है, तो डेमोक्रेसी भी जो है ना, यहां पर मैं समझा देता हूं फिर से ताकि यही भी आप डेमोक्रेसी भी यहां डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट भी है। मैंने अभी बताया। क्या डायरेक्ट कैसे है? जब लोकसभा का चुनाव होता है, जब हम देश की सरकार चुनने के लिए जाते हैं तो हम खुद जाते हैं वोट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हम खुद नहीं जाते। वहां कौन जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो वहां पर कौन जाएगा? एमपी जाएंगे या एमएलए जाएंगे। एमपी जो संसद में बैठते हैं, देश की संसद में, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो ये होते हैं जो राज्यों के विधानसभाओं में चुन के जाते हैं। तो ये लोग जाके चुनते हैं क्योंकि ये हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो जाएंगे। तो एक तरह से हमारा पार्टिसिपेशन राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट नहीं है, हालांकि हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं वोट देने के लिए हमारी तरफ से, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगा? जहां हम जा रहे हैं खुद वोटिंग के लिए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी किस तरह की है? यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आप समझिएगा ड्यूअल गवर्नमेंट है यहां पर, ठीक है। क्वासी फेडरल जिसको कहते हैं, सबको बाद में हम समझेंगे, बस साधारण भाषा में समझिए कि ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है। क्या है? तो यहां पे आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो देश के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर यहां पर एक स्टेट गवर्नमेंट है जो राज्यों के लिए है, ठीक है। जैसे एक तो देश के लिए हो गई और फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए बिहार के लिए अलग, दिल्ली के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, तो स्टेट गवर्नमेंट होगी। यहां पर यहां का हेड होगा कौन? यहां सरकार का मुखिया कौन होगा? यहां सरकार का मुखिया होगा मुख्यमंत्री, यहां सरकार का मुखिया होगा देश के लिए प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, इसके पहले मोदी जी के पहले कौन प्रधानमंत्री था? मोदी जी के पहले मनमोहन सिंह थे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो अभी फिलहाल यूपी में देख लीजिए तो योगी जी हैं, बिहार में देख लीजिए तो नीतीश कुमार है, ये तो बदलते रहेंगे, ठीक है। तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है, इसको क्वासी फेडरलिज्म कहते हैं, वो हम बाद में ये सब चीजें समझेंगे जो टेक्निकल टर्म है धीरे धीरे, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए यहां पर सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब समझिएगा, भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहां राज्य भी हैं, यूपी है, बिहार है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, तो महाराष्ट्र है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि आई एम द सिटीजन ऑफ गुजरात और आई एम द सिटीजन ऑफ बंगाल। हमारे लिए एक ही बात है कि वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया, वी ऑल आर इंडियंस। तो ये नहीं है कि एक नागरिकता आपको बिहार की होगी और दूसरी नागरिकता आपको देश की होगी, भारत की होगी, ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा सिस्टम है, ठीक है। अमेरिका में 50 स्टेट है,
तो वहां ऐसा सिस्टम है, वहां दोहरी नागरिकता है। स्टेट की नागरिकता, राज्य की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ की खूबसूरती है। हाँ, ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है और उसके अलावा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो जन्म से आपको मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप इस देश के सिटीजन हैं, जन्म से मिलेंगे और इन्हें किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता। ये मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35, 12 to 35। ये हम अलग अलग टॉपिक में मौलिक अधिकारों पर जब चर्चा करेंगे तो करेंगे। ठीक है, तो ये बातें हैं, यानी कि सीधी सी बात है कि अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस। अच्छा, पार्टली एक चीज और लिखिएगा, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन तो है ही, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। देखिए, अब इसको समझिएगा। हमने बताया अभी कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और अनरिटन तो होता ही है, उसको समझा दिया था। रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं। पार्टली ये फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, रिजिड का मतलब है जो दृढ़ हो, जिसमें चेंज ना हो। यानी कि रिजिड का मतलब जिसमें आसानी से अमेंडमेंट ना किया जा सके, आसानी से संशोधन ना किया जा सके, जैसे अमेरिका है। हाँ, अमेरिका में 1789 में प्रभाव में आया उसका कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आज तक मात्र 27 अमेंडमेंट ही हुए हैं भारत में। ठीक है, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, जबकि 1950 में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रभाव में आया था। ठीक है, आजादी हम हुए 1947 में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया प्रभाव में, तो 100 से ऊपर अभी तक हो चुके हैं। तो रिजिड का मतलब आसानी से जो संशोधित ना किया जा सके, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कहते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल जहां आसानी से हो सके। ठीक है, जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आसानी से, वो उसका तो रिटन है भी नहीं और अनरिटन है। अनरिटन का मतलब मैंने समझाया कि अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि लिखा नहीं गया है, अलग अलग किताबों में एक ही प्रोविजन को अलग अलग तरह से लिखा गया है, एक किताब में नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है एक बुक हो संविधान की, और हमारे यहाँ वही है, एक बुक है जिसमें सारी बातें लिखी हुई है कि सरकार कैसे देश को चलाएगी। हाँ, देश की सरकार, केंद्र सरकार कैसे चलाएगी, राज्य की सरकार कैसे चलाएगी, सब कुछ लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के क्या पावर हैं, मुख्यमंत्री के क्या पावर हैं, आपको गवर्नर के क्या पावर है, सब कुछ लिखा हुआ है एक ही बुक में। तो वो जुडिशियरी का क्या काम है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, लेकिन भारत के साथ मैंने कहा कि बड़ी खूबसूरती से अलग अलग चीजों को, विविधताओं को जोड़ने की कोशिश की गई है, एक सूत्र में बांधने की कोशिश की गई है। भारत में 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। भारत का संविधान को ना कंप्लीटली हम रिजिड कहते हैं, ना कंप्लीटली फ्लेक्सिबल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत के का संविधान ऐसा है जिसमें चेंज तो किया जा सकता है किसी प्रोविजन में, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस पे हम आगे समझेंगे, इसलिए इसको पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल कहते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि ये इन सब टर्म को मैंने समझाया आपको कि संविधान, भारत का संविधान हमें क्या बताता है कि हमारी सरकार कैसी है। ठीक है, हाँ, हमारे यहाँ किस तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, हमारी जो सरकार है उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है। ठीक है, और जो पावर्स हैं सरकार के वो क्या हैं और पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये जान लीजिए। पावर को भी जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, पावर जो है, देखिएगा, ये मैं इसको मिटा देता हूं और फिर लिखता हूं कि पावर जो है
भारतीय संविधान जो पावर देती है यहाँ पे, वो देखिए पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर्स वो एक है, आप देखिएगा तो एक तो यहाँ लेजिस्लेटिव है जिसे हम विधायिका कहते हैं, ठीक है, विधायिका कहते हैं लेजिस्लेटिव को, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जुडिशियरी है, न्यायपालिका कहते हैं इसे, और तीसरा है एग्जीक्यूटिव जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। तो काम क्या है, देखिए ये कौन है, ये लॉ मेकर्स हैं, ये कानून बनाएंगे, ये इवेलुएट्स लॉ, ये कानून को इवेलुएट करेगा, व्याख्या करेगा। अगर इसको लगता है न्यायपालिका को कि कोई कानून जो है वो ठीक नहीं बना है तो उसमें वो परिवर्तन करने का निर्देश दे सकता है, या उसे कंप्लीटली वो नल एंड वॉइड यानी कि इनवैलिड कह सकता है, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, ये एनफोर्स करती है, ठीक है, ये एनफोर्स करती है। जैसे पार्लियामेंट जो है यार, ये जो है ये लॉ बनाती है, ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी या विधानसभा लॉ बनाएगी, उसके बाद जुडिशरी उसको जरूरत पड़ने पर उसकी व्याख्या करेगी। और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो वेरियस जो मिनिस्टर होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे देश के, तो वो क्या करेंगे, वो एनफोर्स करेंगे, कैसे बने हुए लॉ को कैरी आउट करना है वो देखेंगे वो, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और सब पे हम आज इतना डिटेल बात नहीं कर सकते, ये हम डिटेल में सब पे बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव पे भी, जुडिशियरी पे भी, लेजिस्लेटिव पे भी। तो वो सब चीजें मैंने सिंपल, वैसे सिंपल भाषा में पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, हाँ, या विधानसभा स्टेट में, राज्यों में जुडिशियरी इसकी व्याख्या करती है, जरूरत पड़ने पर वो क्या करेगी, नल एंड वॉइड यानी इनवैलिड कर सकती है। कई बार देखते हैं किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फटकार भी लगाती है, इवन केंद्र सरकार को भी या राज्य सरकार को भी, उसको ये पावर है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव जो होंगे, वो जो लॉ बन गए, जो कानून बन गए, वो कैसे एनफोर्स होंगे, उनको कैसे कैरी आउट किया जाएगा, वो एग्जीक्यूटिव का काम है, जो आगे हम देखने वाले हैं। तो आगे के वीडियोस में धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है वो हमने आज देखा। तो आगे भी और वीडियो हमारी चलती रहेगी। साथ साथ ध्यान रखिए, हिस्ट्री की क्लासेस वैसी ही चलेगी एज इट इज। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।